स्टूडेंट्स, हमने जो डिस्कशन अभी तक क्लास में किए उसको अगर हम एक समरी लेके चले तो हमने करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में, उसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन कवर किया। अभी जो हमारे पास जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है उसे बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपके एसी सोर्सेस। आपने कोई एसी ईएमएफ का सोर्स लिया, ओके, उसमें आप कुछ कंपोनेंट्स लगाते हैं। कंपोनेंट आपके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, सीरीज पैरेलल दोनों हो सकते हैं, पर इनिशियली हम लोग इसको सीरीज़ का डिस्कशन लेंगे, ओके। और जब हम इनको अप्लाई करते हैं साथ में सीरीज़ में, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर को, तो उसमें जो वेरिएशंस आते हैं, किस चीज़ के वेरिएशन भाई, जो आपकी करंट आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, है ना। वोल्टेज गिवन है, करंट आएगी उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो आप सिंपल अभी तक क्या करते थे, R=V/I करते थे। पर इस बार एक थोड़ा सा चेंज है कि वोल्टेज का वेरिएशन आपके पास दिया गया, यहाँ पे कैसा है सर, साइन है। करंट का वेरिएशन भी कैसा है, साइन है। पर इस बार एक डिफरेंस जो देखने को मिलेगा, हो सकता है वोल्टेज की इक्वेशन क्या हो आपके पास, लेट्स से V0 sin ωt, है ना। करंट की इक्वेशन क्या होगी सर, उसकी भी कुछ पीक वैल्यू होगी। लेकिन एक बार एक चीज़ देखने को फ़र्क पड़ेगा, दोनों के वेरिएशन में एक डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंस फेज़ को लेकर, ओके। फेज़ में करंट या वोल्टेज में कोई एक चीज़ लीड या लैग करेगी, ओके। तो अब पॉइंट आता है कि सर ये क्या चीज़ नहीं आई। तो इसको अगर हम समझना चाहें तो हमने एसएचएम में फेज़र्स को यूज़ किया था, वेव्स को ऐड करने के लिए फेज़र को यूज़ किया था, और हम साइन फंक्शन को समझने के लिए फेज़र्स को यूज़ करते हैं, ठीक। तो जो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि सर जो ये फाई आया, या ये जो एक रिलेशन आएगा आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बीच में, ये हम ईजिली फेज़र से समझ पाएंगे। तो अगर पॉइंट आता है यहाँ पूछा जाए कि फेज़र्स क्या होते हैं या फेज़ को आप कैसे पढ़ना चाहते हो, तो बेसिकली क्या होता है बच्चे, हम लोग फेज़र डायग्राम्स बनाते हैं। इन सब में क्वांटिटीज़ और जो करंट है, वोल्टेज है, उसको हम एक वेक्टर की तरह शो करते हैं, है ना। उन वेक्टर्स को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, फेज़र्स, और उससे हम डायग्राम बनाते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे यहाँ पर, करंट और जो वोल्टेज होगा उसको हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, जस्ट साइड रोटेटिंग वेक्टर्स की तरह। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वेक्टर्स नहीं है, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, पर स्केलर्स क्वांटिटीज़ हैं, साइन में हम उन्हें वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये सर रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, और इनकी हेल्प से बच्चे हम लोग क्या डायग्राम में फेज़र डायग्राम बनाएंगे। जो फेज़र डायग्राम बनेगा वो हमें चीज़ों को ऐड करने में हेल्प करेगा। तो फेज़र अगर समझना चाहें तो एसएचएम की हेल्प से बच्चे समझ सकते हैं। एसएचएम में अगर याद हो तो हमने इक्वेशंस ऐसे लिखी थी, x = सिंपल a sin ωt लिखा आपने, सबको क्लियर है। ये एक एसएचएम है, t = 0 पे मीन पोजीशन पे था, क्लियर। फिर आप दूसरा इस पे एक और एसएचएम ऐड करते थे, ठीक है। दो एसएचएम आपने, एक लिखा b cos ωt, याद आ रहा है। दोनों को आपने एक ही पार्टिकल पर सुपर इम्पोज कराया, और आपने बोला कि सर मेरे पास जो नेट आया वो x = x + x'। तो आपने एक को लिख दिया a sin ωt, दूसरे को लिख दिया p cos ωt। एसएचएम में ध्यान से देखना, ये क्या है, यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन के फंक्शन। अब इससे हमें नया ऐड करके क्या मिलेगा, तो अगर याद हो तो हम इसे ऐसे लिखते थे, पहले वाले एक्सप्रेशन को हम लिख देते थे a 0 डिग्री, ओके। या फिर अगर थोड़ा सा और बेसिक से चलें तो इसको लिख दोगे बच्चे a sin ωt, और इसको लिख दोगे b sin ωt + π/2। अब इसको ऐड करने की ट्रिक बड़ी सिंपल सी थी। इसके दो चीज़ों पर फोकस करते थे, इसका एम्पलीट्यूड a है, इसका जो इनर टर्म है ωt को मैं कभी 0 मान लूँ तो आप बोलोगे सर ये a 0 डिग्री का फेज़र है। एम्पलीट्यूड स्केलर होता है पर उसको रोटेटिंग वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये फेज़र है, ये
आपका फर्स्ट जो ए साइन ओमेगा टी था वो फेज़र आया। सेकंड बच्चे आपके पास बी आया, इसका एम्पलीट्यूड कितना है बी, और अगर इसका फेज़ आपने ज़ीरो माना था, जिस समय ओमेगा टी ज़ीरो होगा उस समय इसका फेज़ कितना होगा पाई बाय 2, तो ये बी पाई बाय 2 बी 90 डिग्री लिख दीजिए। आपको अगर याद हो तो ऐसे में हम करते थे, ठीक है, इसको हम ऐसे मान लेंगे सर ये ए आ गया ये एक बी आ गया, एम्पलीट्यूड स्केलर है पर उनका एडिशन वेक्टर कितना है, ये ए आया ये बी आया, और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर पूछा जाए तो कितना होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो आपने दो एसएचएम्स को ऐड करके नया एसएचएम सोचा बनाया, उसका पहली चीज़ तो एम्पलीट्यूड हो गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फेज़र में देखो तो दो फेज़र हैं, एक फेज़र जो आपने बनाया उसमें दूसरा फेज़र ऐड किया और उनसे रिजल्टेंट फेज़र मिला। सर जो प्राइमरी फेज़र था वो ए था, उससे बी 90 डिग्री पे लीड कर रहा था, और रिजल्टेंट फेज़र जो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो बना वो ए से मान लेते हैं कुछ एंगल थीटा पे लीड कर रहा है ना। देखो इससे कितना एंगल आगे निकल गया, थीटा एंगल, तो आप इसको लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन, जब इसका फेज ज़ीरो था ये ज़ीरो पाई बाय 2 था, तो ये कितने से लीड कर रहा है थीटा से, तो ये ओमेगा टी में कितने से लीड कर रहा है थीटा से, तो ये आ गया। थीटा की वैल्यू नो डाउट अगर आप चाहें तो tan इनवर्स बी बाई ए लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये मेथड हमने यूज़ किया था जब हम एसएचएम ऐड करते थे। ये एसएचएम हमने यही एडिशन मेथड हमने यूज़ किया था किसमें, वेव्स को ऐड करने में, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो बेसिकली जब भी आप एक कंस्ट्रक्शंस बनाते हैं तो ये जो क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड से पोजीशन थी, आगे चल के आप यही चीज़ आप किसके लिए यूज़ करेंगे, करंट और वोल्टेज को ऐड करने के लिए। ओके, जब करंट और वोल्टेज को ऐड करने के लिए आप इसे यूज़ करोगे तो हमेशा ध्यान रखना जो भी आप फेज़र बनाओगे, है ना, फेज़र जो आप बनाते हो उसकी दो चीज़ें होंगी, उसकी लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसके एम्पलीट्यूड को। अगर करंट ऐड कर रहे हो तो करंट के लिए लेंथ एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, जो भी उसकी लेंथ लेते हो, ठीक है, और मतलब एम्पलीट्यूड मतलब जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक। और जो सिंपल सा डिस्कशन को पूछे से यहाँ पे जो उसका ओरिएंटेशन होगा, जो एंगल होगा, वो बच्चे आपका जैसे बेस फेज़र है तो बेस फेज़र आपने लिया, जैसे ए लिया था यहाँ पे बेस फेज़र, तो आप उसका एंगल जो है उसके फेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने ए को स्ट्रेट ऐसे बनाया ये शो करने के लिए 0 डिग्री है, बी उससे 90 डिग्री पे लीड कर रहा था, तो एंगल जो होगा उसके फेस को रिप्रेजेंट करने के लिए होगा। क्लियर? तो बहुत सिंपल सा आता है कि, और ये जो आप बनाते हो, जैसे मान लीजिए आपने ये लिखा है यहाँ पर ये लेंथ एम्पलीट्यूड आया, जैसे अगर मैं इस चीज़ को पढूं तो हमारे पास एसएचएम से ही बात शुरू करें तो एसएचएम में x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी करके एसएचएम आता था हमारे पास, याद आ रहा है? ये हमारे पास पार्टिकल की पोजीशन फ्रॉम मीन पोजीशन से उसने मोशन स्टार्ट किया, याद है इसकी वेलोसिटी क्या होती थी, तो आप बोलते थे डी एक्स बाई डी टी। जब आप डी एक्स बाई टी लिखते थे तो आप इसका आंसर लिखते थे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और फिर उसको एक प्रॉपर करेक्शन के साथ ऐसे लिखते थे ए ओमेगा। क्लियर? अब अगर मैं इन्हीं दोनों फेज़र को कंपेयर करूं तो ये फेज़र नो डाउट ऐड नहीं हो सकते क्योंकि डायमेंशन इनकी अलग अलग है, पर कंपैरिजन में देखो तो ये ए 0 डिग्री फेज़र और ये फेज़र ए ओमेगा 90 डिग्री फेज़र, तो आपको क्लैरिटी मिली। ऐड नहीं हो सकते बच्चे, पर आपको ये क्लैरिटी है ये ए 0 डिग्री ये ए ओमेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए होगी, और ये जो भी फेज़ लेगा ये उससे 90 डिग्री पे लीड करेगा, ठीक। और ऐसा होता भी था एसएचएम में, अगर याद है जब पार्टिकल आपका ऑसिलेट करता था तो एक पोजीशन बच्चे हम मान लेते हैं मीन पोजीशन आपने ये रखी, ये स्विंग करता हुआ मान लेते हैं लीनियर ऑसिलेशन, बहुत बड़े ऑसिलेशन नहीं, लार्ज एंगल के लिए, स्मॉल एंगल के लिए, ठीक। यहाँ आ गया, ओके, ये पार्टिकल आपका इस जगह है। अब आपको पता है बच्चे जब इस जगह पे होते थे मीन पोजीशन पे तो आपकी एक्स की वैल्यू
क्या होती थी, 0। ये वो जगह होती थी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता था, लेकिन उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी, ए ओमेगा। जब कॉर्नर पे पहुँचती थी तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम, माइनस है, डिस्प्लेसमेंट के लेफ्ट साइड में आ गया। लेकिन जब मैक्सिमम पे पहुँचे तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो बड़ी बढ़िया सी बात आती है कि मैं दोनों के फंक्शंस को कंपेयर करूं, x मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो दोनों में एक डिफरेंस भी है। x का ग्राफ ऐसा चलेगा, ये मीन पोजीशन पे जब थे, t इक्वल 0 पे मीन पोजीशन पे थे। और जब आप v की बात करेंगे तो बहुत बढ़िया सा डिफरेंस आया यहाँ पर। v की बात करोगे तो आप बोलोगे सर v के लिए ग्राफ ऐसा है। क्लियर? अगर बात की जाए तो ये जो आपने x लिया, इसका मैक्सिमम कितना था, a, इसका मैक्सिमम कितना था, v का, a ओमेगा। जिस समय x की वैल्यू 0 थी, है ना, उस समय वेलोसिटी की वैल्यू बच्चे कितनी थी, a ओमेगा। और तुम ग्राफ में देखो तो ये पीछे चल रहा है, ये इससे लीड कर रहा है। तो आप यहाँ पे फेज़र के टर्म से बात कीजिए, फेज़ के टर्म में, तो सर वेलोसिटी का फेज़र जो है, फेज़र v लीड्स x बाय पाई बाय 2। और ये आपका एसएचएम के बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि हाँ सच्चाई थी, ऐसा ही होना है। क्लियर? तो अब आपको फेज़र में बात समझ में आती है कि जब आप फेज़र जब ड्रॉ करते हो तो साइन वेरिएशन के साथ जब क्वांटिटी आएगी तो आप उसको फेज़र से डील करेंगे। उसकी लेंथ उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, और जो उसका एंगल आएगा, हॉरिजॉन्टल जो एंगल आएगा वो उसके फेस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ठीक है सर, हम आपकी बात मान गए यहाँ पर। और अगर एक छोटी सी बात की जाए तो जैसे मैं तुमसे एक डिस्कशन दूँ यहाँ पर कि तुम ऐड करके बताओ भाई, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रजिस्टर ये था, एक रजिस्टर यहाँ पे ऐसे ऐड किया, उसको आगे लेके गए, है ना। इसमें दो करंट आती है बच्चे, एक करंट आपके इधर से आती है आई साइन ओमेगा टी, दूसरी करंट बच्चे इस साइड से आती है सेम, बस डिफरेंस क्या था, इसका फेज जो था 2π/3 करके आ गया। तो आगे जो करंट जाएगी बच्चे उसको मैंने आई प्राइम मान लिया, है ना। इसको अगर मैं I1 लिख दूं और इसको मैंने I2 लिखना है, और इसको आई प्राइम की जगह थोड़ा सा ऐसे मान लेते हैं I3। एजम्पशन है, वेरिएबल है तो आप कुछ भी लिखो। किरचॉफ लॉ लगेगा, ये सब किरचॉफ लॉ तो एक यूनिवर्सल लॉ है, मतलब नेचुरल है कि भाई एक करंट आएगी, I1 आएगी, I2 आएगी और ऐड होकर I3 जाएगी, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। अब मुझसे कोई पूछे I3 की वैल्यू बताइए, तो आपका आंसर सिंपल सा I1 प्लस I2। I1 कितना हुआ, तो आप बोलोगे I साइन ओमेगा टी। I2 कितना हुआ, तो आपने बोला I साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3। क्लियर? अब इसको हम फेज़र से डिस्कस करें तो फेज़र में एक चीज़ बच्चे आप ध्यान रखो अच्छे से। तो आपने क्या बोला सर, ये फेज़र कितने का हो गया आपका, आई। इसको अगर देखें ओमेगा टी को मैं 0 मान लूँ तो ये 0 डिग्री आ गया। इसके आगे वाला आई, इसको चाहो तो आई 2π/3, और आप 2π/3 को साफ साफ पता है कितना होता है, 120 डिग्री। तो बेसिकली मुझे दो फेज़र ऐड करने हैं, एक आई है ना, दूसरा फेज़र इससे 120 डिग्री लीड पे है। क्लियर? ये भी आई है, ये भी आई है, और ये एंगल बच्चे आपको 120 डिग्री दिया गया है, वेक्टर की तरह सोचो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मेरे पास बच्चे यहाँ पे ऐसा आ गया, दिख रहा है। ये मेरा नेट फेज़र बना। अगर सॉल्व किया जाए तो भाई ये वैल्यू क्या होगी, तो आपने कुछ वैल्यूज ऐसे चूज़ करी जो सिंपल थी। यहाँ पे 120 से ये 60 आ गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड सेम होने की वजह से ये दोनों एंगल्स भी सेम। ये 60 है तो ये एंगल भी 60 और 60 आएगा, और ये साइड भी आई आएगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो आपका नेट रिजल्टेंट आएगा वो आई हो जाएगा, और वो बेस वेक्टर से कितने एंगल पे लीड करेगा, तो आप बोलोगे सर बेस वेक्टर से जो आपने लिया था 0 डिग्री से, उससे कितने एंगल पे लीड कर रहा है, 60 डिग्री। तो ओमेगा टी प्लस π/3। इसमें एक और हाइपोथेसिस है कि भाई ये आंसर निकालने के लिए तरीका सही है, आई साइन ओमेगा टी प्लस π/3 आ गया।
जब फेज़र की फिज़िक्स हम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल लेवल पे पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि सर ऐसा करो कि भाई आप जैसे इसी क्वेश्चन को देखो तो मैं और फंडामेंटल मेथड से देखूं, तो ये आपने पूरा वेरिएशन लिखा बच्चे, ये आपके पास यहाँ पे करंट आ गए, और जब आप फेज़र आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पता है सर जो पहली करंट थी वो आई साइन ओमेगा टी थी, तो आप चाहें तो बच्चे ऐसे बना सकते आई, आप समझो वो ओमेगा टी को भी अगर आप इन्वॉल्व करना चाहें तो आप ऐसा मान लें कि सर इसका फेज़ किसी इंस्टेंट पर ओमेगा टी था। इसमें दूसरी करंट बेटा आप ऐड करते हो जो इस वेक्टर से आई साइन ओमेगा टी, अब देखो पूरा दिखेगा है ना, यहाँ पे मैंने ओमेगा टी की वैल्यू 0 ले ली थी, टी को 0 पे सॉल्व किया था है ना। अब आई साइन ओमेगा टी दूसरा वेक्टर बच्चे क्या आएगा, इससे कितना एंगल पे लीड करेगा, सब 120 डिग्री एंगल पे लीड करेगा, तो ये आपके पास आ गया। तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे आई साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3, इससे मुझे रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट बच्चे आपके पास यहाँ पे आ गया। सो ये आपका कितने एंगल पे लीड करेगा, सो ये एंगल आपका π/3 आ गया, और इसका फेस बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है सर आई साइन ओमेगा टी प्लस π/3। बस ये चीज़ जानना, जब आपने ये ड्रॉ किया है तो थोड़ा सा और सुंदर मान सकते हो, इन्फॉर्मेटिव मान सकते हो। यहाँ पे साफ साफ समझ में आता है कि सर जो फेज़र होगा, फेज़र में उसकी लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी बच्चे, उसकी लेंथ जो फेज़र आपने ड्रॉ किया उसकी लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगी, उसके एम्पलीट्यूड को, और जो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, दिख रहा है ना यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये परपेंडिकुलर उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, क्लियर। तो बच्चे बोलो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो साफ साफ समझ में आ रहा है आई साइन ओमेगा टी। और अगर बात की जाए इस करंट के लिए, ये देखो ये रिजल्टेंट आई, इसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सिंपल आई साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस π/3, क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखो फेज़र को अगर हम लोग कॉन्क्लूड करें तो फेज़र जब भी आप ड्रॉ करेंगे तो उसमें फेज़र में जो लेंथ होगी वो उसके एम्पलीट्यूड को, एंगल उसके फेज़ को रिप्रेजेंट करेगा, और जो उसका अगर प्रॉपर आपने लेके चले यहाँ पर तो जो उसका परपेंडिकुलर आएगा वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक बार हम इस चीज़ को कॉन्क्लूड कर लें, फेज़र का जो आपका लेंथ है, क्योंकि तीन ही चीज़ें हैं बच्चे, लेंथ, एंगल एंड प्रोजेक्शन बोलो या परपेंडिकुलर बोलो, है ना। लेंथ किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके एम्पलीट्यूड को, एंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके फेस को, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर उसकी कौन सी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, क्लियर। नो डाउट इंस्टेंटेनियस वैल्यू टाइम डिपेंडेंट होगी तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग आएगी। अगर आप चाहो तो इसी क्वेश्चन में ऐसा भी पढ़ सकते हो, अगर आप एडिशन करना चाहो, जैसे वेक्टर की बात करें तो आपने कहा कि सर यहाँ पे आपके पास एक कंपोनेंट था, मैं यहाँ पे कंपोनेंट शो नहीं कर रहा, एक कोई कंपोनेंट रहा होगा बच्चे, ये आपने कंपोनेंट शो कर दिया, इसके आगे आपने एक कंपोनेंट और लिया। अब पहला जो कंपोनेंट था 1, दूसरा कंपोनेंट 2, सर पहले कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो था, जो वोल्टेज की इक्वेशन थी वो सर आपको बता देगी सर V साइन ओमेगा टी है ना। दूसरे के अक्रॉस बच्चे वोल्टेज की इक्वेशन बता देगी कितनी आ रही बेटा, आपको बता देगी V कॉस ओमेगा टी प्लस π/6, क्लियर। आप सबकी वजह से ये जो दोनों कंपोनेंट इसके क्रॉस टोटल वोल्टेज कितना होगा, तो अब आपको क्लैरिटी है यहाँ पर कि पहले कंपोनेंट का वोल्टेज इतना है, दूसरे का इतना है, टोटल वोल्टेज डेफिनेटली आप सोचोगे इसमें ड्रॉप इतना है, इसमें ड्रॉप इतना है, टोटल ड्रॉप कितना होगा, दोनों का सम। तो टोटल लिखोगे तो टोटल की वैल्यू हो जाएगी V साइन ओमेगा टी V कॉस ओमेगा टी प्लस π/6, डन। तो पहले के लिए लिखोगे तो हो जाएगा V 0 डिग्री, सॉरी इस बार 0 डिग्री से हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम अपना जो डिस्कशन सीखा उसी से लेके चलते हैं जिससे हमें प्रॉपर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ भी दिखें।
तो ये तो आपके पास आ गया फेज़र बनने वाला है कितने का, v, इसका एंगल कितना लेंगे, ओमेगा टी। दूसरे के लिए सो इसका पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड v हुआ और इसका फेज़र ओमेगा टी प्लस π/6 हुआ। अगर आपने ऐसे लिखा तो गड़बड़ है, क्योंकि कॉस और साइन में नेचुरल फेज डिफरेंस कितने का होता है, π/2 का। तो कॉस को पहले आप साइन 1 कन्वर्ट करिए। फेज़र बनाते समय इस शर्त को नहीं भूलेंगे कि जब दो को लिखेंगे तो दोनों किस में होने चाहिए, साइन में। तो इसको लिखोगे साइन ओमेगा टी प्लस π/6 प्लस π/2। तो पहला फेज़र कितने का बनेगा, v साइन ओमेगा टी मतलब v ओमेगा टी। दूसरा हो जाएगा v साइन ओमेगा टी π/6 30 डिग्री, π/2 90 डिग्री, 120 डिग्री, या फिर 2π/3 आ गया। क्लियर? तो आपको क्लियर है बच्चे कि अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो मेरे को एक साइड क्या लेना है, वोल्टेज लेना है। या आपने वोल्टेज लिया, भाई देखो ऐड करोगे तो उनकी क्वांटिटी जो डायमेंशन है वो सेम होनी चाहिए। वोल्टेज में करंट तो नहीं ऐड करोगे, करंट में करंट ऐड कर सकते हो, वोल्टेज में वोल्टेज ऐड कर सकते हो। कंपैरिजन के लिए वोल्टेज आई के फेज़र पढ़ सकते हो, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। तो आपने कहा ठीक है, पहला वोल्टेज जो आपके पास आया वो आपके पास ऐसे आ गया। क्लियर? ये फेज़र बनाया वेक्टर की तरह, वोल्टेज स्केलर है पर फेज़र से चल रहा है ये ओमेगा टी। ऑब्वियसली इसका जो परपेंडिकुलर आएगा जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसको देखिए तो ये आ गया आपके पास, दिख रहा है। तो ये परपेंडिकुलर इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें क्या करना है बच्चे, मुझे एक दूसरा वेक्टर ऐड करना। जो दूसरा फेज़र है वो कितने का है सर, वो v का है और कितने एंगल से लीड कर रहा है सर, 2π/3 आ गया। किससे, इसका ओमेगा टी था तो इसका ओमेगा टी प्लस 2π/3। क्लियर? तो ये टोटल एंगल कितना आ गया आपके पास, ओमेगा टी प्लस 2π/3। और अगर देखोगे तो ये एंगल ज्योमेट्री से π/3 आ गया। तो इसका रिजल्टेंट आपके पास ये आ जाएगा। क्लियर? ये आपके पास v आ गया। अब आपको सबको क्लियर है भाई यहाँ करना क्या है कि भाई देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, दो साइड सेम है, एक एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी आपका 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो नेट वोल्टेज जो बनेगा वो v मैग्नीट्यूड का बनेगा और उसका कोई फेस पूछे तो उसका फेस टोटल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, 60 डिग्री को π/3 डिग्री। तो हम करेंट्स को या वोल्टेज को अगर साइन कॉस फंक्शन में है तो उनको ऐड करने, इनफैक्ट ये पूरा डिस्कशन आता है। ये वोल्टेज को ऐड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, करंट को ऐड करने के लिए भी, वेव्स को ऐड करने के लिए हमने यूज़ किया था, SHM को ऐड करने के लिए यूज़ किया था। जो भी आपके साइन फंक्शन में वेरिएशन आएंगे उन सब में आप फेज़र की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। लेंथ, मैक्सिमम वैल्यू, एम्पलीट्यूड को, एंगल, फेस को, और जो उसका परपेंडिकुलर आएगा वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें हमने एक तरीके से जो डिस्कशन लिया, AC सोर्सेज में RLC आगे लगाना था। हमने पहले से फेजर्स के बारे में बात करी। करंट और वोल्टेज रोटेटिंग वेक्टर की तरह होंगे। सर रोटेटिंग वेक्टर आपको क्यों रोटेट करते दिख रहे हैं बच्चे, आप देखो ना रोटेट क्यों करेंगे। तुमने I sin ओमेगा टी लिखा तो इसका मतलब ये t के अकॉर्डिंग एंगल भी चेंज होता जाएगा ना। ये तो एक पर्टिकुलर टाइम की फ़ोटो है। तो रोटेटिंग वेक्टर मतलब इनका हॉरिजॉन्टल से एंगल, मतलब इस एक्सिस से एंगल आपका चेंज हो रहा है। हाँ, किसी इंस्टेंट पे देखोगे तो आपको क्लियर है ये आई है, दूसरा आई से लीड कर रहा था, नेट आई आपका इतना आ गया। तो बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, लेंथ, एम्पलीट्यूड को, एंगल, फेस को, और जो परपेंडिकुलर है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे चल के हम लोग सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे, रिजल्ट्स को समरी में लेंगे और फिर आगे चल के जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होंगे उनमें हम फेज़र डिस्कशन को आगे यूज़ करेंगे। फेज़र एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें हेल्प करता है चीज़ों को एनालाइज करने में, क्योंकि जितने भी वोल्टेज या करंट लोगे वो साइनसाइडल होंगे। साइनसाइडल वोल्टेजेस को ऐड करना, साइनसाइडल करंट्स को ऐड करना, साइनसाइडल वोल्टेज और करंट को कंपेयर करना। इनफैक्ट अगर तुम देखोगे तो आगे चल के तुम जो सर्किट में पावर कंज्यूम होगी वो भी इस फेज़र से निकाल पाओगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में जो रेजिस्टर्स, कैपेसिटर, इंडक्टर, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको सर्किट में लगा के पढ़ाई करेंगे।